हेलो स्टूडेंट्स, आज इस एल्कोहल पार्ट को अपन वाइंड अप करेंगे और एल्कोहल पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से उसकी एसिडिटी इफेक्ट डालती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा एल्कोहल की एसिडिटी को समझना। एल्कोहल की एसिडिटी को समझने के लिए पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि वाटर जो होता है एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। ये चीज़ इसमें आपको दिमाग में बिठा लीजिए। कई बार ये सवाल आया है मिथेनॉल और वाटर में से कौन एसिडिक है, तो मिथेनॉल होगा क्योंकि ये पीके वैल्यू पर बेस्ड है। और ऐसे इन जनरल स्टेटमेंट आता है तो वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। एल्कोहल के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसकी रिएक्शन अपन सोडियम से करवाते हैं तो ये सोडियम एसिडिक हाइड्रेस को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्लियर? तो हमें पता लगेगा कि हाइड्रोजन एसिडिक है या एल्कोहल ने रिएक्शन कर ली है। इट इज़ कॉल्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्कोहल एसिडिटी। क्लियर? अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रूव करते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है। तो सबसे पहले हम एल्कोहल की रिएक्शन NaOH से करवाने की कोशिश करते हैं। क्या एल्कोहल इतना एसिडिक है कि NaOH से रिएक्शन करे? तो फिर देखते हैं क्या होता है। आपने एल्कोहल लिया, इसमें NaOH डाला, ऑन पेपर रिएक्शन करवा दी, लेकिन बच्चों ये ऑन पेपर ही होगी रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका रीज़न ये है बच्चों, एल्कोहल एक वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो बनेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसका ये है वीक कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम हमेशा स्ट्रॉन्गर टू वीकर मेंबर फॉरवर्ड कर जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाना पसंद करेगा ना कि फॉरवर्ड। इससे ये प्रूव होता है कि ये NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। जबकि हम फिनॉल की बात करते हैं, फिनॉल और वाटर, फिनॉल का पीके वैल्यू तकरीबन 10 के आसपास होता है, वाटर का 15। तो फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा वीक, और वीक एसिड है वाटर तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्ग। तो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बच्चों? फॉरवर्ड। कहने का मतलब ये है कि एल्कोहल और फिनॉल में से NaOH से रिएक्शन कौन करेगा? फिनॉल, जो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होता है? इक्विलिब्रियम हमेशा स्ट्रॉन्गर मेंबर टू वीकर मेंबर की तरफ शिफ्ट होता है। क्लियर? एल्कोहल वाटर के कंपैरिजन में कम एसिडिक है, लेकिन एल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक कौन है? फिनॉल। क्लियर? इसके बारे में कुछ पॉइंट है वो लिख लेते हैं अपन। इक्विलिब्रियम फेवर स्ट्रॉन्ग मेंबर टू वीकर मेंबर। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखनी है। देखिए, बिटवीन फिनॉल एंड वाटर, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ये तो हमें पता ही है। और बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल, फिनॉल इज मोर एसिडिक। कारण फिनॉल जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? फिनॉक्साइड आयन में, यानी कि ये वाला आयन। और एल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्कोक्साइड आयन में। तो बच्चों ये जो फिनॉक्साइड आयन बना और ये एल्कोक्साइड आयन बना, एल्कोक्साइड आयन नो रेजोनेंस, इसमें किसी भी प्रकार का रेजोनेंस नहीं है, यानी कि ये कम स्टेबल है। और ये जो एल्कोक्साइड फिनॉक्साइड आयन बना ये स्टेबल होगा किसकी वजह से बच्चों? रेजोनेंस की वजह से। तो अब कंपाउंड हमेशा किस तरफ भागता है? जहाँ उसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये रेजोनेंस करेगा और इसमें चार्ज सेपरेशन होगा, और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किसकी कंपैरिजन में? एल्कोक्साइड आयन के। जब भी ये सवाल आए बच्चों हमें ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के शो करनी पड़ेगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपका बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल विच इज़ मोर एसिडिक एंड वाई, तो ये रीज़न लिख के हमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी बच्चों। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्लियर? सिंपल सा रीजन लिखना है, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस, एंड एल्कोक्साइड आयन डज नॉट हैव रेजोनेंस। क्लियर?
अब हम और कंपेयर करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे कौन रिएक्शन करते हैं बच्चों? इससे रिएक्शन करते हैं जो कंपाउंड बहुत बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। यानी कि इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं फिनॉल क्या करेगा। फिनॉल है और यहाँ H2CO3 है, तो विच इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड? तो बच्चों स्ट्रॉन्गर एसिड होता है आपका H2CO3, तो ये इसका वीक कॉन्जुगेट बेस हुआ और ये आपका वीक एसिड हुआ। तो इक्विलिब्रियम बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। यही अपन वाइस वर्सा करते हैं H2CO3 और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये वीकर की तरफ फेवर करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कौन करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी फिनॉल उससे रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों एक एक्सेप्शन आता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में क्या होता है? 3 NO2 ग्रुप आ जाते हैं, तो ये इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ये पॉजिटिव NaHCO3 टेस्ट देगा। क्वेश्चन ये आ जाता है इन फिनॉल में से कौन टेस्ट देगा, तो उसमें हमें किसको ढूंढना पड़ेगा बच्चों? पिक्रिक एसिड को। याद रखिएगा पिक्रिक एसिड। क्लियर? एक लास्ट रिएक्शन बचती है एल्कोहल प्रोडक्ट की एस्टरिफिकेशन, यानी कि एस्टर बनाना है। तो एस्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो जब आप एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन कराते हो तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एस्टर का फॉर्मेशन होता है। बच्चों ये एसिड है, ये एल्कोहल है। याद रखिएगा, इसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। OH जो है वो हमेशा किस में से जाएगा? एसिड में से, और एल्कोहल में से क्या जाएगा? H। यानी कि इसमें OH बॉन्ड टूटेगा। तो क्लियर? तो ये जो RO- पार्ट है वो तो आएगा एसिड से, और जो रेस्ट पार्ट है वो आएगा एल्कोहल से। ये हमें याद रखना है। इसमें एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है बच्चों? इसमें एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये याद रखना है हमें। इसके बारे में डिटेल में चर्चा है जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। क्लियर? अब आता है चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बाद आता है एल्कोहल और फिनॉल। तो सबसे पहले अपन फिनॉल को बना लेते हैं। फिनॉल को बनाने का एक प्रोसेस है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो था डाउज प्रोसेस। आपको याद हो तो हमने हेलोबेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से करवाई थी। तो जब नॉर्मल कंडीशन होगी तब तो ये रिएक्शन होगी नहीं, लेकिन 623 केल्विन टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर और 300 बार के अराउंड जब प्रेशर होगा यानी कि हाई प्रेशर, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ देंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? फिनॉल। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डाउज प्रोसेस। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर फिनॉल रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि कौन से टेम्परेचर पे करेगा? हाई टेम्परेचर पर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डाउज प्रोसेस। क्लियर? दूसरी रिएक्शन भी रिपीटेशन है। देखिए, फ्रॉम BDC यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले आपको याद दिला दूं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। आपने लिया एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन आप करवा दीजिए NaNO2 प्लस HCl, जो आपको क्या देगा? इंस्टेंट प्रिपरेशन ऑफ HNO2, और आपको सीधा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा N2 प्लस और Cl माइनस। अब BDC से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसको सिंपल वाटर स्टीम में जब आप गर्म करेंगे तब आपको मिलेगा फिनॉल। क्लियर? बेसिक प्रिपरेशन है ये फिनॉल की। ठीक है, इसके बाद आपकी एक और रिएक्शन आती है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपका, जब बेंजीन की रिएक्शन आप H2S2O7 से कराते हैं यानी कि ओलियम से करवाते हैं, तो सिंपली बेंजीन के ऊपर जाके कौन जुड़ जाता है? SO3, और इस सिचुएशन में बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और जब उसको आप गर्म करते हो तो SO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक सिंपली बनता है फिनॉल।
ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल पर्पस की है, ज़्यादा काम की नहीं मान सकते आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फॉर्म में। लेकिन जो अगला क्वेश्चन आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। वो रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमीन। कई बार ये क्वेश्चन आया है। क्यूमीन क्या होता है बच्चों? क्यूमीन होता है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्लियर? जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन यानी कि एयर के साथ करवाते हैं तब ये वाला ऑक्सीजन यहाँ जाके फिट हो जाता है और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, इसको इसी फॉर्मेट में याद करिएगा, आपको आसानी रहेगी। फिर जब आप इसको गर्म कर दो तो बच्चों इसको गर्म कर दोगे तो यहाँ से एक काम की चीज़ निकल जाएगी जिसको बोलते हैं एसीटोन। अब इंडस्ट्री इसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में लेती है क्योंकि उनको दो दो काम की चीज़ मिल गई। एक तो एसीटोन मिल गया साइड प्रोडक्ट में, प्लस जो बचा हुआ पार्ट क्या मिल गया? फिनॉल। तो इंडस्ट्री के रूप में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा काम की है क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट है वो भी आपको प्रॉफिट दे रहा है। क्लियर? तो ये रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा काम की रहेगी आपके लिए। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल। एक आपके लिए क्वेश्चन है, बिटवीन ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विच इज स्टीम वॉलेटाइल। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, वो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में हम फिनॉल की सारी रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिनॉल कौन सी रिएक्शन देगा। तो आप देखिए, फिनॉल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि EAS देता है और उसमें जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर भेजता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? इन शॉर्ट कहना ये चाहता हूँ कि फिनॉल जो है आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्लियर? देखते हैं इसकी रिएक्शंस किस प्रकार होती है। सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों NO2 का एडिशन। क्लियर? नाइट्रिक ग्रुप का एडिशन। अब सवाल ये आता है, ये प्रोवाइड कौन कराएगा? ये प्रोवाइड आपका कराता है कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। ये मिलके एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है NO2+, नाइट्रोनियम आयन। क्लियर? अब रिएक्शन हमें पता है कि क्या होगी। NO2+ कहाँ जाके जुड़ना पसंद करेगा? ये एक बार कहाँ जुड़ जाएगा बच्चों? ऑर्थो पर, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको पैरा। क्लियर? अब इन्हीं पर एक सवाल आता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में स्टीम वॉलेटाइल कौन है? तो स्टीम वॉलेटाइल की बात करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। ये ऑर्थो नाइट्रो जो फिनॉल है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और जो पैरानाइट्रोफिनॉल होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ यानी कि दूसरे ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो मॉलिक्यूल एक साथ एसोसिएटेड रहेंगे और ये अकेला सिंगल रहेगा। तो दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा पैरा वाले का, क्योंकि ये दो लोग एसोसिएट हैं। तो इन शॉर्ट स्टीम वॉलेटाइल आपका कौन होगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल। क्लियर? NCERT में ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप ध्यान करिएगा। क्वेश्चन
इनको सेपरेट कैसे किया जा सकता है? इनको सेपरेट किया जा सकता है बच्चों स्टीम डेस्टिलेशन से। स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है, सिंपली आप इनको बॉईल करोगे तो उससे क्या होगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से ऑर्थो पहले उड़ जाएगा और बच जाएगा आपका पैरा। क्लियर? एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आती है, जब फिनॉल में डायरेक्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 जब हम डालते हैं तो इसकी सारी पोजीशंस पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 जाके जुड़ जाता है और एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है पिक्रिक एसिड, जो बहुत बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है बच्चों, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पिक्रिक एसिड। क्लियर? और ये जो पिक्रिक एसिड है ये NaHCO3 के साथ भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जिसमें केवल एसिड रिएक्शंस देता है उसमें ये भी रिएक्शंस देता है। क्लियर? ये रिएक्शन हमें याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का एडिशन। हेलोजन का एडिशन अगर आप यहाँ पे करवाओगे तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों वो होगा Br+, इन शॉर्ट X+। तो जब फिनॉल की रिएक्शन आप Br2 से करवाते हो तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाते हो तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और दूसरा मिलेगा बच्चों पैराब्रोमोफिनॉल। इसमें याद रखिएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, नॉन पोलर यानी जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो, तो इस सिचुएशन में मिलेगा आपको ऑर्थो और पैरा। और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर हम फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डाल दें, वाटर कैसा सॉल्वेंट है बच्चों? पोलर। पोलर अगर डाल दिया है आपने तो हमें पिक्रिक एसिड से मिलता जुलता प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट PPT। क्लियर? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ब्रोमीन वाटर। यही अगर एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसके जैसा मिलता जुलता प्रोडक्ट बनेगा और तीनों जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों? ब्रोमीन। क्लियर? एक चीज़ याद रखनी है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट एल्काइन तो देते ही हैं, इसके साथ साथ कौन देंगे? फिनॉल और एनिलीन। ये याद रखिएगा, ये दोनों भी क्या देते हैं बच्चों? आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्लियर? एक और यहाँ पे बात आई तो बता देता हूँ, एक ट्राइंगल भी आपका, यानी कि ये साइक्लोप्रोपेन भी आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। साइक्लोब्यूटेन ज़्यादा देर तक गर्म करोगे, रिएक्शन को करोगे तो देगा। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की। इस रिएक्शन का नाम है रिमर-टेमन रिएक्शन। रिमर-टेमन रिएक्शन की एक खास बात क्या है? इसमें जब फिनॉल की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है CCl2। और इस सिचुएशन में ये रिएक्शन आपके NCERT में मिलेगी और ये वाली NCERT में नहीं है, पर JEE के सिलेबस में दोनों ही हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ बच्चों एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है सेलिस एल्डिहाइड, यानी कि फिनॉल और इसके ऑर्थो पोजीशन पे कौन आ गया आपका? CHO। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है जिसका नाम है डाई क्लोरोकार्बीन। क्लियर? और इसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इन दोनों में ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यार हमें ये याद रखना है, क्लोरोफॉर्म और है तब एल्डिहाइड जुड़ेगा, CCl4 है तब COH बनेगा। क्लियर? इसका मैकेनिज्म NCERT में जो मेंशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। सिंपली सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? एसिड बेस,
एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ पे फिनॉल का हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, फिर CCl2 कार्बिन को ये ट्रैप करेगा फिनॉल। फिनॉल जैसे ही यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे 2 Cl आ गए बच्चों, और एक्वस KOH का क्या काम होता है, हेलोजन की जगह उसको रिमूव करेगा, हेलोजन को रिमूव करेगा ये, तो ये कंपाउंड बनेगा। और एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं रहते, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल के क्या बन गया, ONA और CHO। बाद में जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, H इधर OH इधर, तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, सैलिसाइलडिहाइड। सिंपल मैकेनिज्म है, बस हमें याद ये रखना है। इसमें जो इंटरमीडिएट है वो कौन है आपका इलेक्ट्रोफाइल, वो है डाइक्लोरोकार्बिन। क्लियर, डाइक्लोरोकार्बिन एक CCl2 जो है एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लियर, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यानी कि लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद एक रिएक्शन आती है इससे मिलती जुलती, कॉल्बे-सिम्ट रिएक्शन। कॉल्बे-सिम्ट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है, ये इसको ट्रैप करते हैं और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैलिसिलिक एसिड। क्लियर, ये हमें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसमें बनेगा सैलिसिलिक एसिड। क्लियर, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फ्रोडल-क्राफ्ट रिएक्शन यानी कि एल्काइलेशन और असाइलेशन। क्लियर, बेंजीन की रिएक्शन सिंपली आपने हैलाइड से कराई तो यहाँ पे एक R+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ जिसको बेंजीन ट्रैप करेगा और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, इसका मतलब इसमें इंटरमीडिएट कौन है आपका बच्चों, कार्बोकैटायन। क्लियर, अब हम देखते हैं इसमें किस तरह से रिएक्शन इफेक्ट डालेगी। CH3Cl और ये फिनोमेना, तो यहाँ पे बच्चों क्या जनरेट होगा, CH3+, तो सिंपली आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, टोलुइन। क्लियर, इसी प्रकार अगर आप ये लेंगे तो आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, इथाइल कार्बोकैटायन, जो आपको मिलके क्या बना देगा, इथाइल बेंजीन। क्लियर, इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, बेंजीन की रिएक्शन आप 1 क्लोरोप्रोपेन से करवा दीजिए, 1 क्लोरोप्रोपेन से, वही एनहाइड्रस AlCl3 आपका। तो यहाँ पे बच्चों सवाल आता है इंटरमीडिएट कौन बनेगा, तो जो नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल बना के ये वाला प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम जानते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है जो रीअरेंज होके किस में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री में। क्लियर, और इसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या बनेगा आपका, आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि क्यूमीन, जो हमने डिस्कस किया था फिनॉल के प्रिपरेशन में। क्लियर, याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है ये। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा ये यहाँ से जाएगा और 2 डिग्री बना देगा, तो इसमें भी प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बच्चों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक समझ में आया होगा। ऐसे ही एक रिएक्शन आती है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप यानी कि CH3CO। तो CH3CO ग्रुप ऐड करना है तो उसके लिए आपके सोर्सेज कौन है, इसके लिए जनरली आपका सोर्स आता है एसिड क्लोराइड या एसिड एस्टर। क्लियर, ये दोनों मिलके आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे, RCO। सिंपल रिएक्शन है, हमें ये ध्यान रखना है, ये बेंजीन प्लस CH3COCl in the presence of anhydrous
AlCl3 क्या होगा यहाँ से बच्चों, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CO यानी कि एसीटोफिनॉन। सवाल यह था इसमें इंटरमीडिएट कौन है, तो इसमें एक इंटरमीडिएट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है असाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, ये 3 डिग्री की रेंज तक स्टेबल होता है। क्लियर? तो सिंपल सा इसका अटैक हो जाता है। एक इसी के साथ आपको एक नेम रिएक्शन बता देता हूँ मैं। इसमें अगर बेंजीन की रिएक्शन आप C6H5COCl से करवाते हैं तो सेम फंडा लगेगा, H निकलेगा इधर से HCl, और इस रिएक्शन का नाम है आपका शॉर्टन बामन रिएक्शन। शॉर्टन बामन रिएक्शन। क्लियर? ये रिएक्शन भी एक बार एग्जाम में आई हुई है, मेंस में, ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन आती है इसकी फ्राइस रीअरेंजमेंट। फ्राइस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, सिंपल ही हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। सबसे पहले ये जो फिनॉल का जो एसिडिक H है वो रिमूव होता है, यहाँ से HCl निकलेगा और एक बनेगा कंपाउंड फिनाइल एस्टर। क्या बनेगा बच्चों? फिनाइल एस्टर। क्लियर? या इसका आप फिनाइल एस्टर की जगह आप इसको सिंपली इसका नाम आप दे सकते हैं कि फिनाइल इथेनोएट। अब इसमें क्या करते हैं कि जब इसका टेम्परेचर हाई करते हैं तो ये असाइल ग्रुप यहाँ से रीअरेंज होके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सेट हो जाता है। इसी को बोलते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट। क्लियर? हमें याद रखना है ऑर्थो और पैरा पर ये पहुँचेगा, बोलेंगे इसको फ्राइस रीअरेंजमेंट। क्लियर? इसके बाद कुछ याद रखने वाली चीज़ें आती है। टेस्ट ऑफ फिनॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। FeCl3 जो होता है न्यूट्रल, वो फिनॉल का टेस्ट करने में काम आता है। यानी कि जो फिनॉल होता है वो FeCl3 के साथ रिएक्शन करेगा और एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। याद रखिएगा फिनॉल का टेस्ट किससे होता है? वॉयलेट कलर के कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इसके बाद एक कॉमन रिएक्शन है जो याद रखने वाली है, जो फिनॉल का ऑक्सीडेशन। फिनॉल का ऑक्सीडेशन अगर आप एयर या H2SO4 या किसी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराते हैं तो रेड कलर का एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है पैरा बेंजो हाइड्रोक्विनॉन। उसका नाम है पैरा बेंजो हाइड्रोक्विनॉन। क्लियर? ये फिनॉल की आपकी कहानी लगभग कंप्लीट है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा रिज्म रिएक्शंस है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिनॉल वाला पार्ट कंप्लीट है, इसके बाद हम ईथर के बारे में चर्चा करेंगे आज। क्लियर? थैंक यू।